ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे हम। इसी में अगला टॉपिक आपका लैंग्वेज एंड सेमियोटिक्स, भाषा और सांकेतिक। ठीक है। तो सांकेतिकी क्या है? ये है द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड देयर यूज फॉर इंटरप्रिटेशन। कि जो संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनके उपयोग, कि कहाँ क्या उनका यूज है और कैसे यूज है उनका, और उनकी डिटेल्स में इंटरप्रेट करना, कि उनको डिटेल में बताना कि ये क्या चीज होती है, उसको बोलते हैं सेमियोटिक्स। ठीक है। तो ये इस बात की खोज करेगा कि जो संकेत प्रणालियां हैं के माध्यम से अर्थ जो कैसे बनाया जाएगा और वो कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है। कल हमने एक पीवाईक्यू किया था कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका ट्रांसफर था वो? मीनिंग का, अर्थ का। तो अर्थ पहुंचाया जाता है सेंडर से रिसीवर तक। तो वो कैसे क्रिएट होता है अर्थ, और कैसे दूसरे तक रिसीवर तक पहुंचता है, तो वो सारी खोज कौन करता है? सेमियोटिक्स में होती है वो। ठीक है। अब जो साइंस, सिंबल्स और कोड, ये तीन चीजें हैं, इनको फंडामेंटल एलिमेंट बोला है कम्युनिकेशन में, कि ये मौलिक तत्व है कम्युनिकेशन में। ठीक है। जो क्या काम करते हैं? फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना है, अर्थ पहुंचाना है, तो उसमें हेल्प करते हैं ये। और इसमें फिर पहला आ जाता है आपका साइन, कि साइन क्या चीज है। जो ये साइन बोल रहे हैं कि मौलिक तत्व है कम्युनिकेशन का, तो ये साइन है क्या? तो साइन कुछ नहीं है। साइन वो सारी चीजें हैं जो अर्थ को व्यक्त करेंगी। ठीक है। चाहे वो कोई आप शब्द बोल रहे हो वो, या कोई इशारा दे रहे हैं वो, या कोई साउंड हो, या फिर कोई चीज हो। ठीक है। वो सारी चीजें साइन जो किसी चीज को अर्थ देती हैं। ठीक है। अभी जैसे मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, कोई मिल जाए और पूछ ले आपसे कि ये रास्ता कहाँ पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें आप मुंह से बोलने की बजाय हाथ का इशारा कर देते हो कि इधर। ठीक है। मुंह से कुछ नहीं बोलते हो, तो वो भी क्या है? एक साइन है, संकेत है वो। ठीक है। और तो इशारा होगा ध्वनि, कोई साउंड है। ठीक है। वो भी क्या है? इशारा है। कि जैसे ही थोड़ा सा पेड़ पौधे वाले इलाके में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे पक्षियों की साउंड आती है ज्यादा। तो और जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, बारिश का मौसम आते ही वो क्या होगा? सारे पक्षी अपने घोंसले में घुस जाएंगे, तो वो आवाज आनी बंद हो जाएगी। तो मतलब वो ध्वनि भी क्या थी? एक इशारा थी। ठीक है। और ऐसे ही जब कम्युनिकेट करते हैं हम, ठीक है, और शब्द ना बोल के कुछ साउंड निकालते हैं। जैसे मान लिया कोई आपसे पूछ ले कि खाना खा लिया, आप बोलो हम्म। ठीक है। तो एक साउंड निकालना, आपने शब्द कुछ नहीं बोला इसमें, लेकिन एक साउंड क्रिएट की है, ध्वनि निकाल ली है। ठीक है। तो ये भी क्या है? एक संकेत है, साइन। तो वो सारी चीजें जो मीनिंग को कन्वे करती हैं, अर्थ को व्यक्त करती हैं, वो सारी चीजें क्या है? साइन। ठीक है। फिर सिंबल, सिंबल प्रतीक। कि सिंबल का क्या मीनिंग होगा? इसमें जो ये रेड हाईलाइट किया है ना मैंने, ये इसकी इंपॉर्टेंट है टर्म। तो ये याद रखनी है कि अगर साइन आ जाए तो ये लैंग्वेज आपको मिलेगी, और साइन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो, और साइन आंसर जाएगा उसका। ऐसे ही सिंबल अगर आए, तो सिंबल क्या है? कल्चरली स्पेसिफिक मीनिंग, कि सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट अर्थ जिस जो दे, वो है सिंबल। ठीक है। इसका क्या मतलब है? साइन
आप साइन, सिंबल और कोड तीनों ही सीखते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन आप सीखते हो, कोई किसी समुदाय में पैदा हुआ है, कोई किसी ने किसी समुदाय में जन्म लिया है, ठीक है। लेकिन पैदा होने के बाद वो संस्कृति सीख जाता है अपनी। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू अपनी सीख जाते हैं, ठीक है, उनको कुछ भी बताना नहीं पड़ता। वो ऑटोमेटिक देख के जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। तो जो कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट अर्थ जो दे, वो है सिंबल्स, दैट इज लर्न rather देन इनहेरेंट। ये माता पिता से ट्रांसफर नहीं होता है, ये सीखना पड़ता है जन्म देने के बाद, ठीक है। और सामाजिक प्रक्रियाओं पर, सामाजिक परंपराओं पर निर्भर करते हैं ये। जैसी इस समाज में अवधारणा चलेगी, जो परंपरा चलेगी, उसी रूप से उसका अंदर सिंबल्स का विकास होगा किसी भी व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो कोड्स क्या है? कोड्स आर सिस्टम ऑफ साइन, कि एक साइन की जो संकेत है आपके, उनकी प्रणाली है, ये सिस्टम है एक, ठीक है। जिसको चलाता कौन है? रूल्स एंड कन्वेंशंस एग्रीड अपॉन बाय कम्युनिटी। प्रणाम अक्षय, ओम अरुणा। तो समुदाय द्वारा सहमत नियमों और परंपराओं द्वारा शासित होती है ये कोड, ठीक है। कि जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, अगर एक वर्ड सुना हो न्यूज में तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, है ना। तो यानी कि एक समुदाय के ऊपर, या फिर एक कुछ लोग, एक ग्रुप ने मिलके ऊपर, ठीक है, ये डिसाइड किया कि इस समुदाय को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है। तो यानी कि कोड क्या है? नियम और परंपराओं द्वारा शासित संकेतों की प्रणाली, ठीक है। थ्योरीज क्या है इसकी? अब जो ये तीन टर्म्स थी, ठीक है, अब समझ जाओगे इनको, अगर कुछ डाउट है तो। पहले है जॉन लॉक की थ्योरी। जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसोफर था, ठीक है। तो इसने मेनली सेमियोटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जो तीन इसके मौलिक तत्व हैं, साइन, सिंबल और कोड, ठीक है, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसने, ठीक है। और थ्रू हिज वर्क इन एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, इसके ऊपर भी काम किया है इसने। और सेमियोटिक्स बता ही दिया आपको, स्टडी ऑफ साइंस एंड मीनिंग, ठीक है। इसने वर्ड्स और लैंग्वेज, इनके बारे में बताया, क्या डेफिनेशन दी है इनकी, कि जो शब्द होते हैं, लिंग्विस्टिक साइन आर आर्बिट्रेरी सिंबल्स दैट स्टार्टेड फॉर आइडियाज इन माइंड। कि जैसे ही आपके, जैसे विचार चलते हैं मन में, ठीक है, वर्ड्स और कुछ भी नहीं है, जैसे आपके मन में विचार चलते चले जाएंगे, वही शब्दों का रूप लेते हैं और आपके मुख से बाहर निकलते हैं। शब्द और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कहीं से शब्द नहीं आते हैं। जो आपके मन में विचार चलेंगे, ठीक है, उन्हीं का शाब्दिक रूप जो है वो शब्द, कि जैसे ही वो आप बोलोगे उनको, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो शब्दों का रूप ले लेंगे वो, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग। लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? भाषा सिस्टम ऑफ साइन यूज टू कन्वे थॉट्स बिटवीन पीपल, ठीक है। कि एक संकेतों की प्रणाली है ये, कि जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं आपस में, ठीक है। भाषा ना हो तो ये विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, है ना। तो सिस्टम ऑफ साइन यूज टू कन्वे थॉट्स बिटवीन पीपल, ये है जॉन लॉक की थ्योरी आपकी। फिर दूसरा है आपका चार्ल्स सैंडर पियर्स, थ्योरी ऑफ साइंस और सेमियोटिक्स। पियर्स ने क्या बोला है, कि जो सेमियोटिक्स है इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑफ हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी, ठीक है। जो सबसे मेन इसमें कंट्रीब्यूशन किया है सेमियोटिक्स की थ्योरी में, वो किया है पियर्स ने, ठीक है। इसकी थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड, कि अर्थ कैसे बनता है, और इंटरप्रेटेड थ्रू साइंस, और संकेतों के माध्यम से कैसे उसकी
व्याख्या की जाती है, कैसे उसको समझाया जाता है, ठीक है, इसकी थ्योरी ये बताती है। तो ये क्वेश्चन आया भी है आपका कि द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड एंड इंटरप्रेटेड थ्रू साइंस। तो ये थ्योरी किसने दी है? तो किसने दी है ये? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। ठीक है। पियर्स ने क्या बोला है कि साइन इज एनीथिंग। साइन की हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ ली, क्या है साइन? ऊपर क्या साइन की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं हम? संकेतों का सिद्धांत। हाँ, ऊपर क्या पढ़ के आए हैं जो साइन का? जो मन में होता है वो व्यक्त होता है, वो करते हैं वो। जो अर्थ को कन्वे करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं संकेत। ऊपर जो पढ़ के आए हैं, इसने क्या बोला संकेत को? संकेत इज एनीथिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स इन सम कैपेसिटी। एक संकेत वह है कि जो किसी और ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता वो। ठीक है। अब मान लिया कोई आपसे एड्रेस पूछ ले, तो आपका हाथ का इशारा तो उस चीज की तरफ होगा, ठीक है, और उस चीज को टारगेट करेगा वो, ना कि आपके हाथ को। ठीक है। तो यानी कि वो जो संकेत दिया है आपने, वो आपके हाथ का या फिर आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो उस जगह का कर रहा है रिप्रेजेंट, जो सामने वाले ने आपसे पूछी। ठीक है। तो अन्य क्षमता में किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करता है संकेत। ये पियर्स ने बोला है। ठीक है। और इसने जो तीन एलिमेंट बोले साइन के, वो कौन से हैं? पहला तो साइन ही हो गया, रिप्रेजेंटिव मैन। दूसरा ऑब्जेक्ट, वस्तु। और द इंटरप्रिटेंट, यानी कि जो व्याख्याकार, व्याख्या को जो इसकी करेगा संकेत की। ठीक है। साइन क्या है? द फॉर्म दैट द साइन टेक्स। तो जो वह रूप जो संकेत लेता है, ठीक है, कि यानी कि आपने एक संकेत दिया, जो एक रूप तैयार हुआ, ढांचा तैयार हुआ, वो पूरा जो इमेज तैयार हुई, वो क्या है? साइन। जैसे कोई शब्द हुए, आपने कुछ बोला हो, उसने आपने उसने उससे आपने एक शेप दी, पर्टिकुलर आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत चल रही है, ठीक है, जो भी आपने शब्द यूज किए, उनसे आपने एक शब्दों का जैसे जाल बुना, ठीक है, या फिर इमेज कोई दिखाई, या फिर कोई हाथ का जेस्चर किया कुछ से चीज समझाने में। तो ये सारी चीजें जो रूप लेती हैं, उसको क्या बोलते हैं? साइन। ठीक है। मतलब इनकी फिजिकल फॉर्म क्या है? साइन है, एक तरह से, कि जो जो भी ये चीज एक्टिविटी हुई, ये साइन एक का एस्पेक्ट पूरा हो गया इसका। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि आप इशारा करें कि ये रास्ता उस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट है वो रास्ता कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो। ठीक है। और साइन हो गया जो आपने हाथ हाथ का इशारा लेके उसको रोक दिया आपने, साइन हो गया वो। ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी तरफ आप मेनली कुछ कुछ भी समझाना चाह रहे हो, या फिर जिसके बारे में बताना चाह रहे हो। ठीक है। और इंटरप्रेटेंट हो गया जो आदमी साइन दे रहा है। ठीक है। यानी कि जो जैसे मान लिए बोल रहे हैं कुछ। सर मैं पूछ लूं कुछ सर? हाँ जी, पूछो। सर इसमें साइन तो वो हाथ हो गया, हाथ का इशारा, तो सर हाँ, इसमें सिंबल क्या हुआ फिर? सिंबल और साइन में दो मतलब एक दो अलग थ्योरी। सा क्लियर। हाँ, दो थ्योरीज मिक्स नहीं करनी है आपने। इसने सिंबल माना ही नहीं है, पियर्स ने। अच्छा। हाँ। ठीक है। सिंबल हो गया आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट, मान सकते हो उसमें, कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंबल है उसका। जो पीछे हमने किया है वो सच में सिंबल है, और यहाँ उसको ऑब्जेक्ट बोल दिया है। ठीक है। अलग अलग है सर दोनों हाँ, अलग चीज। अलग अलग अलग। जी। ठीक है। और तो सर फिर व्याख्याकार। इसमें कौन हाँ,
कम्युनिकेशन में सर अर्थ व्यक्त करता है, ये समझ नहीं है अर्थ को कैसे सर। अर्थ मीनिंग, जैसे मान लो आप कोई भी बात करते हो, अभी जो आप बोल जी रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ अर्थ है ना, जी। कुछ मीनिंग है उसमें। तो आप मीनिंग मेरे तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, आपका मतलब ये नहीं है कि आप शब्दों को एकदम प्रॉपर फ्रेम करके मुझे शब्द सुनाओ। आपका मेन अभी बोलने का मकसद ये है कि जो आप बोलना चाह रहे हो वो अर्थ मुझे समझा सके। मतलब हर कम्युनिकेशन में सर कोई ना कोई अर्थ तो होता ही है, तभी हर, हाँ, कम्युनिकेशन होता है, इसका मतलब तभी, ये हाँ, कि आप चाहे वो जी। पॉजिटिव अर्थ हो, चाहे पॉजिटिव मीनिंग हो उसका, चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, अभी आप हम्म मुझसे जैसे डाउट पूछना चाह रहे हैं तो आपका वो अर्थ है हम्म कि आप उसमें से कुछ भी मीनिंग निकाल के पूछ रहे हैं। तो वो एक अर्थ के हम्म। बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, हो अपने ही नहीं बच्चों से सकता। कम्युनिकेट करेंगे तो आपका जो हम्म उसमें मीनिंग होगा वो अपना प्यार पहुंचाने का होगा, है ना। हम्म। ऐसे बिना अर्थ के तो कुछ होता ही नहीं है, चाहे आपका पॉजिटिव अर्थ हो, आपका पॉजिटिव मीनिंग हो, चाहे नेगेटिव। ठीक है, जी समझ सर, गए। समझ गए सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ। तो व्याख्याकार क्या है? जो संकेत से निकाला गया अर्थ है, ठीक है, उसको मतलब जो संकेत से अर्थ को निकाले वो है व्याख्याकार। ठीक है, जो उसको इंटरप्रेट करे, समझाए उसको, तो वो है व्याख्याकार, इंटरप्रेटेंट। इसमें एक एग्जांपल दिया है, इससे समझाएंगे कि एक रेड लाइट सिस्टम देखा होगा जब भी आप सड़क पे निकले होंगे, कभी ना कभी देखा होगा कहीं पे, फिजिकली अपीयर्स। तो इट रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप, यानी कि अगर रेड लाइट आ गई तो स्टॉप आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो रेड लाइट क्या है? रेड लाइट क्या है? एक साइन। जो उसने आपको मीनिंग दिया, वो दिया स्टॉप का, वो है ऑब्जेक्ट, वस्तु। ठीक है, और जो व्याख्याकार है, उसने, ड्राइवर ने, वो स्टॉप की कमांड लाल साइन देख के अपने अंदर समझी, वो है इंटरप्रिटेंट। कि जिसने वो चीज समझी, ये चीज देख के, ठीक है, कि एक छोटे से बच्चे को बैठा दो वहां, वो नहीं समझ पाएगा कि रेड लाइट का क्या मीनिंग है। लेकिन जो एक जो कम्युनिकेशन में थोड़ी सी पारंगत आ गया है, सीख लिया है जिसने कम्युनिकेशन, ठीक है, और जिसको रूल्स का पता है, तो वो क्या करेगा? व्याख्या करेगा कि अगर ये रेड लाइट जल रही है तो इसका मतलब ये है। तो जो ये व्याख्या कर रहा है कि रेड लाइट का मतलब रुकना है, ये है व्याख्याकार। अब क्लियर है? सर इसमें वो ड्राइवर व्याख्याकार कैसे हुआ सर, मतलब ड्राइवर ही तो जैसे हुआ रेड जो, लाइट है वो हाँ, जो गाड़ी चला रहा है वही तो समझेगा साइन को। वो समझ रहा है सर, उसको समझा तो नहीं रहा ना कोई। जैसे ये पुलिस वगैरह खड़ी होती है तो वो नहीं होंगे सर वहाँ व्याख्याकार, मतलब नहीं वो नहीं नहीं, समझा रहे हैं। देखो, ये नहीं। बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ एक बार, कि जैसे मान लिया ये है आपकी रेड लाइट। जी ठीक है, रेड लाइट है ये, और ये आ गई है गाड़ी। जी ठीक है, इसमें ड्राइवर बैठा है। अब रेड लाइट हो गई है यहाँ पे, तो इसने ना ये देखा कि कोई पुलिस वाला खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ठीक है, इसने देखा कि रेड लाइट हो हम्म, गई है, ऑटोमेटिक इसके दिमाग में क्या आया? पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अब रेड लाइट हो गई है तो रुकना है, तो रुक जाएगा ये। रुकना। ठीक है, हम्म, तो ये व्याख्याकार का मतलब है। व्याख्याकार का मतलब ये नहीं होता कि किसी दूसरे को भी व्याख्या करनी है, खुद को भी व्याख्या करनी होती है, हर एक चीज की खुद को भी समझाना होता है। ठीक है, तो जी ये जन्म, वही बच्चे का एग्जांपल जो मैंने लिया था कि बच्चे को बैठा दो इसके साथ में, वो नहीं समझ सकता कि रेड लाइट का मतलब रुकना है। बड़ा समझ सकता है, क्योंकि उसने खुद के लिए व्याख्या कर ली है उस चीज की, खुद को समझा लिया, खुद को कमांड दी है उस चीज की कि रेड लाइट का मतलब जी रुकना। ये धीरे धीरे करके उसने सीख लिया है। ठीक है, खुद को व्याख्या कर ली उसने बार बार उस चीज की, अब उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, उसके सबकॉन्शियस में चली गई हो। ठीक है जी। जी। हाँ जी, क्लियर है अब? तो हाँ क्लियर है sir। ठीक है जी। तो अब ये साइन, ऑब्जेक्ट और इंटरप्रेटेंट, ये क्लियर है सभी के? शब्द बड़े अजीब से हैं सर, भ्रम पैदा करने वाले।
हाँ, रेड लाइट आपको फिजिकली मतलब सामने दिख रही है, ठीक है, ये है साइन। और रेड लाइट का मतलब स्टॉप होता है, ये है ऑब्जेक्ट। अब इस रेड लाइट का मतलब स्टॉप होता है, ये किसी ने समझा, ये है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। फिर पियर्स ने तीन टाइप के साइन बताए हैं। ये थ्री एलिमेंट्स थे जो पीछे पड़े थे, ये थ्री एलिमेंट्स हैं साइन के। अब ये तीन टाइप है साइन के, तीन प्रकार। तो इस पे आ जाओ, इंग्लिश में फिर कंफ्यूज करोगे। पियर्स ने संकेतों को उनकी वस्तु के साथ उनके संबंध के आधार पर वर्गीकृत वर्गीकृत किया है तीन टाइप। ठीक है, पहला है चिन्ह, यानी कि आइकन। आइकन क्या है कि जो उनके अर्थ से मिलते जुलते हैं। अब उदाहरण से समझ जाएंगे कि बिल्ली की एक तस्वीर एक बिल्ली को दर्शाती है, ठीक है, क्योंकि यह उसके समान दिखती है। अब बिल्ली की एक तस्वीर बिल्ली तो नहीं है, लेकिन जैसे ही बिल्ली की तस्वीर देखते हो आप, आपको बिल्ली का फोटो आपके दिमाग में लाइव चलता है कि आपने बिल्ली कहाँ देखी थी, ठीक है, या फिर उसको लाइव महसूस करने लगते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो उसके समान दिख रही है बिल्कुल लाइव के, कि जैसे सामने ही खड़ी है। तो ये है उसका चिन्ह, आइकन। ठीक है, फिर सूचकांक, की सूचना जो दे किसी चीज के बारे में, कि वे संकेत जो अपने वस्तु के साथ सीधे प्राकृतिक या प्राकृतिक संबंध रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि जैसे अगर कहीं पे धुआं जल जल रहा हो, आपको दिख रहा है कि आप छत पे खड़े हो और कहीं से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या, आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या आएगा कि वहां पे आग है। ठीक है, क्योंकि आग के बिना धुआं नहीं हो सकता। तो ये क्या है, सूचना दे रहा है आग की, जो धुआं है आग की सूचना दे रहा है, तो ये हो जाएगा सूचकांक। ठीक है, और प्रतीक ये हो जाएगा आपका जिनका अर्थ परंपरा या सीखे गए संबंध के माध्यम से स्थापित होता है। ठीक है, कि जैसे पेड़ शब्द है कोई, तो उसका रियलिटी में पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इसका अर्थ भाषा के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को भी इसमें ले सकते हो कि बिल्ली की एक तस्वीर है, लेकिन वो बिल्ली नहीं है, लेकिन आपने वो सीख लिया कि बिल्ली ऐसी होती है, तो ये बिल्ली का फोटो है। ठीक है, क्लियर है। जी सर। जी हाँ, सर। जो आप सीख लें, ठीक है, जो ये सीखना इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आप सीख के या फिर परंपराओं के माध्यम से अर्थ को समझते हैं, वो प्रतीक। ठीक है, और जो रिजेम्बलेंस, कि एक चीज दूसरे से मिलती जुलती हो, ठीक है, मान लिया किसी का चेहरा ही मिलता है किसी इंसान का, ठीक है, और उससे मिलता जुलता चेहरा आपका परिचित है कोई, तो जब दूसरा इंसान आपको मिलता है, तो जो आपका परिचित है उसका चेहरा आपको याद आता है कि हाँ इसकी शक्ल उससे मिलती है ना, इसका चेहरा उससे मिलता जुलता है। तो वो है चिन्ह, कि जो चिन्ह उस आदमी में आपने देखे, वो आपके परिचित में है। ठीक है, सूचकांक क्लियर हो ही गया होगा, कि जो किसी चीज की सूचना दे। ठीक है, कि जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लिया धुआं और आग का, और एक मान लो कि जब ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत दूर से हॉर्न सुनाई देता है आपको। ठीक है, तो वो हॉर्न उसका संकेत है, सूचकांक है, सूचना दे रहा है वो कि अभी 1 या 2 मिनट के अंदर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। ठीक है, और जो आप अपनी परंपराओं के मतलब जो लगातार चीजें कर करके या फिर देख के अपनी परंपराओं में सीखोगे, वो है प्रतीक। ठीक है, फिर एक सोसर है आपके, फर्डिनेंड डी सोसर, सेमियोटिक्स, संरचनात्मक भाषा विज्ञान, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक। इसने क्या बोला है, इसने बोल दिया कि साइन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो साइन है उसके दो पार्ट होते हैं, इसने ये बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। ठीक है, सिग्निफायर क्या है, फॉर्म ऑफ साइन, कि जिस फॉर्म में वो संकेत दिया गया है, शब्द है, कोई साउंड है, कोई इमेज है, ठीक है, तो वो है सिग्निफायर। ठीक है, और जो अर्थ
इस शब्दों से, इस इमेज से, इस ध्वनि से, या फिर इस इमेज से निकलेगा, वो है सिग्निफाइड। ठीक है, अपने आप में है वो सिग्निफायर, लेकिन जो वो अर्थ देगा, ठीक है, मान लिया कोई पिक्चर है, जैसे पीछे हमने एग्जांपल लिया कि बिल्ली की एक पिक्चर है, ठीक है, तो वो एक फॉर्म ऑफ साइन है कि ये, कि जैसे मान लिया मैं आपसे पूछूं कि साइन की फॉर्म क्या क्या है, तो फॉर्म की साइन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, शब्द, फोटो, ठीक है, कि साइन अगर आपको देना हो, किसी को सिग्नल देना हो, संकेत देना हो, या तो शब्दों के बोल के, या फिर फोटो दिखा के, ठीक है, या फिर कोई ध्वनि, ध्वनि क्रिएट करके, या फिर लिख कर, तो ये अलग अलग फॉर्म होगी जिस माध्यम से आप संकेत साइन दे सकते हो। ठीक है, अब इनसे जो मतलब निकलेगा, फोटो से जो मतलब निकलेगा, ध्वनि से जो मतलब निकलेगा, लिख कर जो मतलब निकलेगा, वो है सिग्निफाई। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया इसने, कि एक शब्द है ट्री, पेड़, तो इसमें जो ट्री शब्द है वो है सिग्निफायर, लेकिन और इस शब्द को सुनने के बाद जो आपके दिमाग में पिक्चर आई, जो आपने समझा, जो कंसेप्ट क्रिएट हुआ पेड़ के बारे में, वो है सिग्निफाई। ठीक है, सबसे सिंपल थ्योरी है साइकोलॉजी में। तो सोशल emphasized that the relationship between signifier and signified is arbitrary and based on convention, कि परंपरा के आधार पर नियंत्रित है ये। ठीक है, अब किसी ने पेड़ का मतलब कुछ और सीखा हो अपने बचपन में, ठीक है, तो जो उसके दिमाग में उसकी इमेज होगी वही आएगा। ठीक है, और ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिस आइडिया बिकेम फंडामेंटल इन स्ट्रक्चरलिज्म एंड मॉडर्न लिंग्विस्टिक, कि जो संरचनात्मक भाषा विज्ञान है और जो आधुनिक भाषा विज्ञान है, उसमें ये फंडामेंटल यानी कि मौलिक बन गया है। ठीक है जी, फिर इसके बाद है आपका जैकोब्सन मॉडल। जैकोब्सन ने क्या मॉडल दिया है, अब इसमें जो पहले, अब ये लास्ट है आज का, तो इसमें बता दूं आपको करना क्या है। एक तो करना है कि किसने वो थ्योरी दी है और कितने उसके एलिमेंट्स मानने हैं, नाम। ठीक है, जैसे जैकोब्सन ने 6 की कंपोनेंट्स बोले हैं कम्युनिकेशन के, तो एक तो ये याद होना चाहिए कि 6 की कंपोनेंट्स किसने दिए हैं, एक इनका नाम, सबका 6 के 6 नाम, तो ये मिनिमम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में, कि पहले आप इतना याद करो, ठीक है, अगर ज्यादा नहीं हो रहा है तो बाद में इनकी डेफिनेशन देखो कि डेफिनेशन इनकी क्या होगी। ठीक है, तो अब जैकोब्सन मॉडल है इसका, तो इसने 6 कंपोनेंट दिए हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, संचार के 6 कंपोनेंट्स दिए इसने बोल दिया, पहला तो वो होगा जो संदेश को, संचार को भेजेगा, सेंडर, कि जैसे मान लिया 2 इंसान हैं, ठीक है, तो ये इसको संदेश दे रहा है, संचार, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन हो गया, सेंडर। और जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, रिसीव हो रही है, वो हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, जो इस संदेश में इंफॉर्मेशन गई, ठीक है, वो है मैसेज। ठीक, और कोड क्या है, जो इस रिसीवर ने कोड का इस्तेमाल किया इस मैसेज को डिकोड करने में या फिर एनकोड करने में। ठीक है, यानी कि समझने में, जो उसने अपना दिमाग लगाया, जिस चीज का उसने प्रयोग किया, वो है कोड। ठीक है, मीडियम, मीडियम का मतलब है कि जिस माध्यम से ये मैसेज इसके पास पहुंचा, एयर के थ्रू पहुंचा, ठीक है, फोन कॉल के थ्रू पहुंचा, चिट्ठी लिखी, ठीक है, जिस भी माध्यम से पहुंचा है, जो भी चैनल इसमें यूज हुआ है, वो क्या हो जाएगा, मीडियम। और कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, कि जो ये मैसेज आया है इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, कि इसका, अगर मान लो इसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में मैसेज भेजा है, मान लो चिट्ठी या फिर कोई मैसेज है रिटर्न, इसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में मैसेज भेजा था,
लेकिन और किसी सिचुएशन में बैठ के, लेकिन यहाँ सिचुएशन चेंज थी। तो जब इसके पास ये मैसेज पहुंचा तो इसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको एनकोड किया। ठीक है। तो वो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये भेजा गया है मैसेज। ठीक है, वो बैकग्राउंड और सिचुएशन भी मैसेज के साथ में हो। ठीक है, तो वो है कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? हिंदी में और पढ़ लीजिए एक बार। प्रेषक कौन होगा? जो संदेश बनाने वाला व्यक्ति है। प्राप्तकर्ता, संदेश की व्याख्या करने वाला व्यक्ति। ठीक है। संदेश, संवाद किए जाने वाला विषय वस्तु, जो विषय वस्तु ट्रांसफर हो रही है वो हो जाएगा। पर कोड क्या है? संदेश को एनकोड करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एनकोड। ठीक है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन में मैसेज जाता है वो हमेशा एनकोड होता है। ठीक है, करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा या प्रणाली। फिर माध्यम, संदेश को प्रसारित करने का तरीका, बात करना, लेखन, मीडिया, किस तरह संदेश पहुंच रहा है आपके पास। ठीक है। संदर्भ, वह पृष्ठभूमि या स्थिति जो अर्थ को प्रभावित करेगी, कि आपने बोला कुछ है और उसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझा कुछ है, तो वो हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। ठीक है, क्लियर है इतना? सर ये अनकोड का मतलब क्या ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? कि जैसे मान लिया, अगर आपने मूवी देखी हो जो थोड़ी सी जासूसी हम्म। टाइप में होती है, तो एक संदेश होता है छोटी सी, उस पे हम्म। नंबर्स लिखे होते हैं कि 1 3 4 5 9 0 1, इस तरह का एक संदेश है। किस फॉर्म में है ये? एक तरह से सीक्रेट मैसेज है ये, और नंबर्स की और रिटर्न फॉर्म में है। ठीक है, सेंडर ने हम्म। भेज दिया ये, हम्म। रिसीवर तक पहुंच गया ये। हम्म। माध्यम बना कौन? अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिकली आया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और हम्म। चिट्ठी पे लिख के आया है तो रिटर्न, माध्यम हो गया वो। हम्म। ठीक है। हम्म। और अब जो ये रिसीवर कोड्स का यूज करेगा इसको समझने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है इस मैसेज का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। कि इस जो मैसेज आया है इसको एनकोड करना। एनकोड मतलब कि उसको एक रूप देना, अपने अपने लिए व्याख्या करना हम्म। उसको। ठीक है, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, कि एक एक तरह से कोड आया है आपके पास और इसको एनकोड करना, इसको समझना। ठीक है, जी। तो इसके लिए जो टूल्स यूज करेगा वो है कोड। कि एनकोड करने में क्या क्या उसको सामग्री लगी, उसका ब्रेन लगा। ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक भाषा में ये लिखा हो तो उसको ट्रांसलेट करने में जो उसका मीडियम यूज हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीजें एनकोडिंग में होंगी। ठीक है जी, क्लियर सर है ये यहाँ तक? कॉन्टेक्स्ट का मतलब भी दोबारा बता दो। कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जैसे, अगर कुछ थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बताऊं, आपने होस्टेज कोई सिचुएशन में कोई देखी हो आपने मूवी, जिसमें होस्टेज सिचुएशन हो, बंदी बना रखे हो, तो अ, एक दो सीन में क्या होता है कि जो अंदर लोग फंसे होते हैं वो कुछ सीक्रेट मैसेज लिख के भेजते हैं। ठीक है, कि जिससे, जैसे मान लिया कि प्लेन हाईजैक हो रखा है तो अंदर प्लेन में कितने लोग हैं, तो इस तरह की जो मतलब इंफॉर्मेशन है कि जो उसका बैकग्राउंड बता दे कि वहाँ सिचुएशन क्या है, तो वो है संदर्भ। कि किस संदर्भ में, अब मान लो कोई आपको लिख के दे दे एक पर्ची पे दो, तो आप नहीं समझोगे क्या दो। ठीक है, लेकिन अगर सेम मैसेज कोई प्लेन हाईजैक है उसके अंदर से आदमी लिख के भेजता है, एक चिट्ठी पे दो लिख के और बाहर फेंक देता है। ठीक है, फिर आप समझ जाओगे कि या तो ये दो आदमियों की बात कर रहा है ना। वो एक सिचुएशन और बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी है कि कहाँ से मैसेज आया है। ठीक है, और उसका क्या मतलब निकलता है। समझे? जी अगर, सर। हाँ, तो बैकग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है, तभी मैसेज को आप डिकोड एनकोड कर सकते हो। ठीक है, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो फिर अर्थ उसका चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, या फिर उस कुछ अर्थ निकलेगा ही नहीं। जैसे इस केस में कि आपको ये नहीं पता है कि ये प्लेन हाईजैक है और दो लिख के कोई चिट्ठी आ गई है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा दो क्या है ये, आप फाड़ के फेंक दोगे। ठीक है, और जैसे ही आप उस सिचुएशन से अवेयर हैं कि ऐसी कंडीशन हो रखी है और वहां से ये चिट्ठी या फिर ये पर्ची आई है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अब इसका मतलब क्या है।
ठीक है, तुरंत उसको एनकोड कर लोगे आप। तो उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है सिचुएशन का। ठीक है। जी। ठीक है जी जी। सर। अब क्वेश्चन बता दीजिए। वैसे एसेंशियल बिना कम बैकग्राउंड के तो हाँ कॉन्टेक्स्ट जी। नहीं हो सकता ना सर। बिना हाँ बिन इसमें बैकग्राउंड का होना जरूरी। हाँ, मतलब बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को ही बोलते हैं, उसका बैकग्राउंड ही कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है। अगर बैकग्राउंड नहीं पता है तो अर्थ को हम अनर्थ भी समझ सकते हैं उसमें। ठीक है, कि अर्थ उसने सामने वाला बताना कुछ चाह रहा था, लेकिन हमें उस चीज का हम्म। शुरुआत अंत पता ही नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से कुछ भी समझ लिया। कि जैसे घर में कई बार होता है कि जब 1 घंटे 1.5 घंटे से डिस्कशन चल रहा हो परिवार वालों में, और बाहर से कोई मेंबर आ जाए तो वो ऐसे ही बिना बात को जाने कुछ भी बोलने लग जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि पूरी बात का तो पता है नहीं, वैसे ही बीच में बोल रहे हो, है ना। तो मतलब वो बैकग्राउंड नहीं पता है उसको कि किस तरह की बात, किस किन टॉपिक्स पे और किस संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, तो वो अर्थ को प्रभावित करती है वो। ठीक है, जी। तो वो चीज है ये। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, अब बता दीजिए क्या है इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन में हिंदी सबसे में। अच्छा तरीका होता है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना। जिस ऑप्शन में आपको दिखे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, उसको एलिमिनेट ही कर दो। ए सर। हाँ जी। ए आएगा ना इसका आंसर। इंटरफेरेंस पढ़ा है आपने कहीं पे? नहीं। सोर्स। सर ये चलिए, सी। एक नहीं है तो ये तो ऑप्शन कैंसिल ही होगा। फिर डेस्टिनेशन किया है, इंटरेक्शन कुछ पढ़ा है? नहीं किया, नहीं सी कोरिलेशन तो है। नहीं ये पढ़ाई। ऑप्शन एलिमिनेट। साइन सिंबल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, ये पढ़े हैं सारे? हाँ साइन ये सिंबल पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसमें। अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ा है, तो ये भी हम्म। नहीं आएगा। तो बचा कौन सा? अब सिंबल्स हमने कर लिए। अच्छा, तो इसमें भी अंडरस्टैंडिंग इसमें, अंडरस्टैंडिंग है। हाँ इसमें अंडरस्टैंडिंग है। कॉम्युनिकेंट नहीं पढ़ा था। कम्युनिकेंट हाँ नहीं पढ़ा। कम्युनिकेंट नहीं पढ़ा हाँ। ये हमने ये तो कर लिया कि इनकी उत्पत्ति, ये पीवाईक्यू में ही किया था वो भी, कि इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक तरह से हुई। ठीक है, एक ही हम्म। शब्द से हुई है इनकी उत्पत्ति। तो अंडरस्टैंडिंग, कि उसको जो भी मैसेज है उसको समझना। पर्पज, मैसेज का पर्पज। आइडियाज, विचार ही क्या है, शब्दों का रूप है। ओपिनियन, कि अपना ओपिनियन रखना उसमें। नॉन वर्बल, और रिएक्शन, प्रतिक्रिया देना। ठीक है, इसमें जो मेन है ना वो रिएक्शन है। कि मैंने बताया था कि एसेंशियल कंपोनेंट है प्रतिक्रिया देना, फीडबैक। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एसेंशियल कंपोनेंट्स, इसने एसेंशियल पूछा है कि सबसे जरूरी कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो सबसे जरूरी कंपोनेंट्स में आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, मान लो ऑप्शन सफल भी कर दें ये, कि कुछ हम्म। मिक्स कर दें ऊपर नीचे, इसमें एलिमिनेट करो ऑप्शन को, कि ये तो हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो जो हमने बिल्कुल ही सुना ही नहीं है जिसके बारे में, ठीक है, तो वो काटते चलो उसमें। एक भी मिल जाए ऐसा सारे तो ऑप्शन ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ठीक है, सारे वर्ड्स पे ध्यान रखना है, मतलब सारे वर्ड्स सारे वर्ड्स पे। एकदम। हाँ जी। हम्म। तो अगला है आपका, ए मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन। तो ए मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन, कि मैसेज जो है वो इफेक्टिव कब होगा, जब पहला ऑप्शन है आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर यूज, कि अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, अगर वो यूज की जाए तो मैसेज इफेक्टिव होगा। रिपीटेड बैक एज प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि बार बार उसको बोला जाए, कि जिससे ये इंश्योर हो जाए कि वो सामने वाला मैसेज समझ गया है। फिर तीसरा है अंडरस्टूड बाय रिसीवर, कि जो प्राप्त करता है वो उसने समझ लिया है, और उसने डिजायर्ड, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड रिस्पॉन्स भी दे दिया है। और लास्ट है आपका डिलीवर्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि जो सी इंटर आएगा सी। Sir, C, understood by receiver and produces. लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज की टू, कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना सीखना क्या है? एलिमिनेटिंग लिसनर्स ऑल
साइकोलॉजिकल नॉइजेस, कि सुनने वाले की जो अंदर की मनोवैज्ञानिक आवाजें, ध्वनियां, प्रतिक्रियाएं हैं, उनको एलिमिनेट करना। नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, कि कभी मतलब गलत ना समझे जाना। ठीक है, कि कम्युनिकेट का तरीका ऐसा हो कि गलत ना समझा जाए मैसेज। और एस्टेब्लिशिंग, पहले तो यही बताओ, ए है? है सर सर। इसमें सी होगा। सर सारे आएंगे इसमें। सारे आएंगे इसमें, ए भी होगा। कि जो सारे आए। सुनने वाला है उसकी साइकोलॉजिकल नॉइजेस को एलिमिनेट करना। इसका क्या मतलब है कि जिसको आप मैसेज देना चाह रहे हो वो आपको सुने भी, कि ऐसा नहीं है कि उसके मन अंदर मन में विचार ही चले जा रहे हैं, विचार ही चले जा रहे हैं। ठीक है, आपकी सुन ही नहीं रहा है वो। तो जो सुनने वाला है उसके अंदर के सारे विचार साइड में करना भी किसका काम है? बोलने वाले का काम है, कि अपनी बात उसको समझा सके। और उसकी भी खुद की ये जिम्मेदारी बनती है कि कुछ इस तरह के शब्द यूज किए जाएं कि जिसकी वजह से उसके मैसेज को गलत ना समझा जाए। ठीक है। और एस्टेब्लिशिंग रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, यानी कि रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, कि कुछ अच्छा काम किया तो प्रोत्साहन उसको करें। ठीक है, जिससे उसका मोटिवेशन बना रहे चीजों में। ठीक है, तो ये तीनों इसमें हो जाएंगे ऑल। ठीक है। फिर एक है इसका, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज इज कन्वर्टेड टू ए सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड, कन्वर्टेड टू ए सिंबॉलिक फॉर्म, एनकोडिंग। एनकोडिंग। एन कोड। यही एन पढ़ा है ना कोड। हमने आज। एनकोडिंग। हाँ, तो ये जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है आपके। ठीक है, अब ये एज इट इज लाइन आपने कहीं नहीं पढ़ी कि मैसेज इज कन्वर्टेड टू ए सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड एज एनकोडिंग। कहीं नहीं पढ़ी है आपने, जितना हमने किया है। ठीक है, लेकिन वो बातों बातों में आ गई है वो, कि एनकोडिंग का मतलब ये होगा। तो कम्युनिकेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही सोच विचार के करना है आपको। ठीक है, जितना भी हम पढ़ेंगे उससे एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार हो जाएगा आपका, कि किस तरह के क्वेश्चन आपने किस तरह हैंडल करने हैं। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एज इट इज, कि आपको जिसमें इसकी एनकोडिंग की डेफिनेशन भी मिल जाए, है ना, और ये भी मिल जाए कि लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर, ये सारी एज इट इज तीनों ऑप्शन मिल जाए उसमें, है ना। और ये तो चलो आ ही गया था कि एसेंशियल कंपोनेंट्स अलग से लिखे मिल जाएं कि कौन से, ऐसी कोई बुक नहीं आती इसकी कम्युनिकेशन की। ये आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना ही इसका मतलब मकसद है, कि जो आपकी समझ को डेवलप करे। तो उस तरह से आपको इसको पढ़ना है कि पूरा दिमाग लगा के, कि जो कंसेप्ट क्लियर करते चलना है, बिना कंसेप्ट क्लियर किए अगला टॉपिक पे नहीं जाना है आपने। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बार बार उस चीज को पूछिए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हुए बिना आप उस चीज का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। क्योंकि ये यूनिट ऐसी है कि इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। इसमें अंदर से, मतलब आपकी समझ के हिसाब से, कि जैसे जीके के क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, कि आपको एक सिचुएशन देंगे, जैसे इसमें सिचुएशन थी ये। ठीक है, कि क्या क्या इसमें, अब अगली बार मान लिया ऊपर वाली लैंग्वेज सेम रहे कि लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज की टू, नीचे तीनों ऑप्शन चेंज कर दे, और ऑप्शन फिर भी ऑल आए, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप इस चीज को कर पाओगे। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं आज जी का। सर। बाकी कल पढ़ेंगे। सर इसमें कितने टॉपिक हो गए सर? मैं क्लास नहीं ले पाया सर इसकी एक भी। इसके आपके एक, दो, तीन, चार टॉपिक हो गए आज इसमें आपके। और टोटल कितने हैं सर इसमें? टोटल इसमें 14-15 टॉपिक हैं अभी। दो दो तीन तीन टॉपिक लेके चलेंगे हम। छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो एक दिन एक क्लास में 2 से 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। जैसे आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, आपने देखा होगा, सेमियोटिक्स और थ्योरीज उनकी, दो अलग अलग टॉपिक थे ये। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमने कवर किया, वो मैसेज है। ठीक है, जो उसने जिस माध्यम का उसने यूज किया मेरे बात को समझने के लिए, वो कोड है। और जैसे मैंने बोल के बोला है, ठीक है, तो स्पीच ये मेरा मीडियम है, इस माध्यम से मैंने अपना संकेत पहुंचाया है, संचार किया है।
और बैकग्राउंड, कि थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड बात का, कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सारा सब कुछ है ही आपके व्यवहार में। ठीक है, कम्युनिकेट करते ही हो आप। बस उसका अब आपने नाम देना है उसमें, कि दिमाग के तंतु घिसाने पड़ेंगे, उसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसी तरह इसीलिए ये दोनों टॉपिक एक साथ में रखे हैं, कि जो सोचने वाला पार्ट है, क्योंकि दोनों रिलेट भी करती हैं काफी सारी चीजें इसमें। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं जी आज का। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर मुझे एक चीज पूछनी है आपसे सर कि जैसे सर हम दोनों पेपर एक साथ पढ़ रहे हैं तो सर हम्म, दिन में लगभग सर फर्स्ट पेपर को कितना समय दें। देखिए, जो आपका जिस स्पीड से सिलेबस चल रहा है ना, ये आपकी एक अच्छी स्पीड है। जैसे मान लिया पेपर फर्स्ट का जितने टॉपिक आपके हो गए, ठीक है, जो आपका आज अभी के टाइम का जो सबसे पहला काम है, वो है जो क्लास आपकी हो गई है आज, वो क्लास आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले सबसे काम आपका ये है। क्योंकि इसमें क्या बात आती है कि जब लास्ट में आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो रिकॉर्डिंग बहुत सारी दिखेंगी एकदम से। डेली लेके चलिए, क्योंकि जो आपके साथ हैं, ठीक है, कंपटीशन आपको ही पता है आपके एग्जाम में कितना है। और जो क्लास जी रेगुलर सर। ले रहे हैं, कम से कम उनसे पीछे आप ना जाओ। ठीक है, क्योंकि इनके साथ भी कंपटीशन है, आप सबका आपस में कंपटीशन है। तो इनसे पीछे ना जाओ, इसलिए आपको डेली का क्लास का कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और अकेली हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं, काफी सारी कोचिंग है जो पढ़ा रही है, डेली क्लासेस ले रही है। तो जो डेली लाइव क्लासेस लेते हैं बच्चे, उनसे आप पीछे ना जाओ, इसलिए डेली का जो होता है आपका पेपर फर्स्ट का और सेकंड का, वो जरूर कवर कीजिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, और अगर वो कवर हो जाता है आपका दिन में, तो फिर पिछला टॉपिक उठाइए। एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए अपनी तरफ से, कि ये यूनिट अभी अभी हुई नहीं है, तो इसको, और ये आसान है तो ये मैं कवर कर लेता हूँ। नहीं, आप पहले वाला पढ़िए, जो पहले क्लासेज हो चुके हैं। गैप आ जाएगा हमारे बीच में जब रिवीजन की क्लासेस चलेंगे, तो वो गैप ना आए, हम एक ही लेवल पे रहें सब। ठीक है, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप थोड़े में समझ जाओ, क्योंकि टाइम क्रोशियल हो जाएगा आपका। ठीक है, इतनी चीजें बार बार बताई भी नहीं जाएंगी, समझाई भी नहीं जाएंगी। लास्ट में, अभी तो बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं हम, लास्ट में आपका डिस्कशन बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा जब रिवीजन करेंगे। बस जो आपके पेपर के लिए जरूरी है वो उसमें से उठा देंगे। अब जैसे एनाटॉमी के आपके 30 लेक्चर हुए हैं, है ना, 30 लेक्चर हुए हैं जी सर। आपके एनाटॉमी के। तो जब रिवीजन करेंगे, तो वो 10 से 15 लेक्चर में हम रिवाइज कर देंगे उसको पूरे को। तो इतना शॉर्ट में लेके चलेंगे उसको। तो वो आप उसमें पीछे ना रहो, क्योंकि जिस दिन वहां पहुंच गए हम, और मैंने 2-3 चैप्टर एनाटॉमी के एक ही दिन रिवाइज करवा दिए, आपके ऊपर, माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कि 3 चैप्टर हो गए हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अब पहले अगर आपने डिटेल में नहीं किए हैं, तो शॉर्ट में करने में आपको टाइम लगेगा। फिर आपको पहले डिटेल में करना पड़ेगा, फिर शॉर्ट में जा पाओगे आप। और अगर बिना डिटेल में किए शॉर्ट में गए, तो वो चीजें रटनी पड़ेंगी। और रटने के वैसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके, और अगर समझने वाली चीज भी आपने रटने वाले उसमें डाल दी, तो फिर और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी। ठीक है, काफी काफी टाइम है अभी भी आपका, कि जो पेपर फर्स्ट और सेकंड की क्लासेस चल रही हैं आपकी, कोशिश कीजिए लाइव अटेंड कीजिए। लाइव अटेंड नहीं हो पाती है, तो रिकॉर्डिंग अवश्य देखिए उसी दिन। ठीक है, उसमें लेट ना करें। तो डेली का डेली अपना कवर करते चले, और जो पीछे छूट गई है जो क्लासेस, वो एक एक करके धीरे धीरे निपटाते जाएं, जितना आपको समय मिलता है, एक एक करके स्टार्टिंग से वो खत्म करते चलो। ठीक है, सर और अगर मैंने मैं, भी ना पेपर फर्स्ट थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया है, मतलब अभी 2-3 क्लास ही हुई है मेरी। तो सेकंड अच्छा, तो स्मूथली चल रहा है, पहले कर रखा है इसलिए। बट हम्म, फर्स्ट में अब मैं जो रिसेंटली चल रहा है वो तो साथ में कवर कर रही हूँ, जो भी आप करवा रहे हो। हाँ पर जी, पीछे की इतने सारे वो रिकॉर्डिंग हो गई, वो देखने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सर। वो कैसे मैनेज करूँगी, वो आप क्योंकि ऐसे में, दोनों चीजें साथ में। हाँ, हम्म। पेपर फर्स्ट का, जैसे मैं अपना बताऊं तो आप, मैथ करना है आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर फर्स्ट में। ठीक है, जी। जी। 50 में से अगर आपके, ये लगा लो, 30 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तो आपका जेआरएफ क्लियर है, क्योंकि सेकंड जी। पेपर के ऊपर आपकी पकड़ है ही। ठीक है, जी। मेन जो लैग करता है आपका, ये
फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन शुरू करवाया है, वो करवाया है मैथ से। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर क्वेश्चन आपके फॉर्मूला आ गया समझ में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें जी। नंबर पक्का है। क्वेश्चन 2 नंबर मिलने पक्का है। ठीक है। और हम्म। लगभग आपके 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, 5 आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग से, 5 आते हैं आपके डीआई से। ठीक है। एक आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। हम्म, तो कितने क्वेश्चन जी। हो गए? 20। सर 20। 20। ये 20 क्वेश्चन 20 के 20 आपके ठीक हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ जी। भी अलग से आ ही नहीं सकता। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन वो ठीक होना ही होना। ठीक है। अब जी। जैसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के चलें तो 50 क्वेश्चन के टाइम में आपको 30 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, बस 30 क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाना है। ठीक है। अगर मान लो ये जी बीस सर। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए आपको हम्म, 2 मिनट लगती हैं, तो 40 मिनट इस पेपर के लिए हो गई, इस इन 20 नंबर के लिए हो गई। जी सर। ठीक है। जी। हम्म। तो 40 की बजाय आप 50 मिनट लगाओ इस पे। मैथ का कोई क्वेश्चन अटक गया है तो 1 मिनट दो उस पे कि कंसेप्ट अगर समझ समझ के देखते हैं इस पे, लग गया तो पूरे 2 नंबर हैं आपके। ठीक है। कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें कि नंबर कट जाएगा, है ना? या बाकी फिर एग्जाम में सर जनरली पहले मैथ्स ही अटेंड करना चाहिए या बीच में पहले थ्योरी कवर करनी चाहिए? मान लिया जी। 5 क्वेश्चन इसमें से आए। ठीक है। पांच में जी। से अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के किए क्वेश्चन तो 3 इसमें से नहीं छोड़ोगे। कितने हो गए? 23 क्वेश्चन हो गए। फिर हैं आपके रिसर्च और टीचिंग। सर रिसर्च भी अच्छी है सर, वो है सर, वो भी समझ में अच्छी आ रही है। रिसर्च और हाँ। टीचिंग एप्टीट्यूड पे। हाँ, तो 10 क्वेश्चन उसमें से हो गए। 10 में से मान लिया आपने 7 कर लिए। ठीक। तो तीस जी। क्वेश्चन हो गए आपके। जी सर। हाँ। तो मेरे साथ चलेंगे अब जिसने साथ में मैथ किया है तो काफी सारे कंसेप्ट उनके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। मैंने जी सर। पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं आपके एप्लीकेशन पे भी हैं। अगर किसी को पेपर सोल्व करना है पेपर टाइप में एमसीक्यू यूनिट वाइज पीवाईक्यू आ गए हैं उसमें, तो वो भी अपना सोल्व कर लेंगे और पीडीएफ के साथ भी पीवाईक्यू है। रोज का 1 घंटा मतलब मैथ्स अगर करती हूँ तो सर कवर हो जाएगा जल्दी? हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है। जो आपको मेन फोकस करना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे जिसने कर लिया हम्म। है, जिसको समझ में आ गया है, या फिर जिसको रहता है, लास्ट टाइम जी पे सर। आप ये 3 चैप्टर जरूर याद करें। जरूर वीडियो देख के जाएंगे इसकी, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज। अरे वैसे लगभग ये सर दो मेरे को दो तो सर क्लियर हैं, रेस और एवरेज तो लगभग। हाँ, ये कर लिया ना आपने, आपका 90% जो मैथ है वो कंप्लीट। और इसमें थ्योरी के सर साथ में नोट्स साथ साथ में लिख रहे हैं वो इनफ है या पूरा अलग से नोट्स भी रेडी करें? क्या चीज? किस चीज में? कौन सा इसके फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट? के थ्योरी में जैसे कम्युनिकेशन है, इन सब के कम्युनिकेशन? नोट्स भी रेडी करने साथ? नहीं नहीं, कम्युनिकेशन जितना मैं करा रहा हूँ, क्लासेज ली है हाँ साथ में। मतलब इतनी, हाँ क्लासेस तो लिए हैं सर। थोड़े से नॉर्मल नॉर्मल थे ना सर, वो तो कर पाई, और थोड़ा हम्म। सा एक्स्ट्रा में होते ही बस दिमाग ब्लॉक हो जाता है, पता नहीं क्या अब मैं पूछ रखा है और हाँ, क्या अब कर। मैं आपको एक ही सलाह है आपके लिए कि जो इनके कंसेप्ट वाली जो स्टार्ट जो जिस दिन टॉपिक स्टार्ट होता है, मान लिया जिस दिन रेशियो स्टार्ट हुआ था, उस दिन की रिकॉर्डिंग देखिए आप। हम्म। ठीक है। और हम्म। सीधा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है वो सोल्व कीजिए। ठीक है। क्योंकि जितना मैंने कराया है आपको, वो थोड़ा सा हम्म। एक्स्ट्रा था वो, कि मतलब अगर मान लो थोड़ा सा मुश्किल पेपर आता है तो उसके लिए तैयारी करवाई थी मैंने। हम्म। ठीक है। कि अगर उस तरह का क्वेश्चन हम्म। पूछ लेते हैं तो वो भी आपको आना चाहिए। उसमें आप ये ना हो कि आपने हम्म। टॉपिक तो कर रखा है लेकिन एक क्वेश्चन के ऊपर 2 नंबर रह गए आपके। ठीक है। तो आप एक तो हम्म। पहली क्लास देखिए रेशियो की, जैसे मान लिया रेशियो की बात करूं मैं, फिर उसके पीवाईक्यू सोल्व कीजिए। हम्म। क्योंकि जो पीवाईक्यू हैं वो थोड़े से सिंपल पीवाईक्यू आते हैं आपके। ठीक है। उतना हाई लेवल के नहीं हम्म। आते। अगर पीवाईक्यू आप सोल्व कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है। बाकी जो मैंने जी। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं वो जो सिंपल वाले हैं वो हो जाएं तो अच्छी बात है, और जो हम्म। मुश्किल वाले हैं उसको छोड़ ही दो आप। ठीक है। अभी मुश्किल वाला काम जी। करने का, सोल्व करने का टाइम नहीं रहा आपका। वो साथ के साथ करने थे क्लास के। अगर प्रॉब्लम आती तो हम बताते उसमें। ठीक है। अब उतने सारे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और ना कुछ फायदा है उसका। तो आप जो सिंपल वाले हैं उनकी हम्म। प्रैक्टिस कीजिए, अपनी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू से आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। मान लिया पीवाईक्यू में 10 क्वेश्चन है रेशियो के, आपने 9 हम्म। सोल्व कर दिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब रेशियो के क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। ठीक जी। है। हाँ, होमवर्क के चाहे आप 50 क्वेश्चन सोल्व कर लो, जब तक पीवाईक्यू के ये 10 क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर। जी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर पूछो। जो आपने जैसे एनाटॉमी करवाई थी,
तो हाँ। एनाटॉमी में अभी जैसे साथ में रिवीजन करी तो मेरा अच्छे से हो गया, क्योंकि मैं शुरुआत में क्लासेस नहीं लगा पा रही थी। हम्म। और अभी जैसे दो आपने टॉपिक्स दिए थे, टर्मिनोलॉजी और वो एक बॉडी रीजन्स, कैविटी। तो मैंने ये बॉडी कैविटीज ये हाँ जी। अच्छे से कर लिया था। हाँ। तो सर अभी जैसे काफी क्लासेस मेरी रह भी गई हैं, पेपर 1 की और 2 की भी। हम्म। तो अभी मुझे मतलब क्या कैसे कवर कर सकती हूँ सर मैं इसको, हाँ। हाँ, वही पीछे बताया वाला। मैंने ज्योति, कि जो क्लासेस लाइव चल रही हैं लाइव अटेंड करने की कोशिश कीजिए उनको। ठीक है। एक तो पहला काम जी आपका यही है पूरे दिन में, कि लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएं। और लाइव नहीं अटेंड कर पाते हैं तो उसी दिन, जिस दिन क्लास हो गई है उसी दिन उनकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के एक बार जो पीडीएफ डलती है वो पीडीएफ। ने एनाटॉमी का नेक्स्ट मंडे के लिए क्या टेस्ट दिए सर? मंडे के लिए क्या दिया है जी, बताओ कोई। एक तो दिया है आपका जो सर एक रीज रीजंस दी है, रीजन्स दिया है, सेल दिया है, और टिश्यू एक दिया सर है, मूवमेंट मूवमेंट बॉडी मूवमेंट और मूवमेंट। सेल और। हाँ, ये चार टॉपिक हैं आपके, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, सेल, टिश्यू और एक रीजन्स। ठीक है, ये चार टॉपिक हैं आपके। जी सर। ये संडे का टाइम इसलिए रखा गया है कि अगर मान लो पूरे हफ्ते में किसी को टाइम नहीं मिलता है, जॉब की वजह से, घर के काम की वजह से, संडे को एक बार रिवाइज कर लें, फिर मंडे को उसका एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है। और अगर पूरे हफ्ते में जी डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छी बात ही नहीं है फिर। ठीक है जी, सर तो ऐसे। मंडे की जी जो सर। मंडे को टेस्ट जो लेते हैं हाँ उसकी जी। रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती सर। एक्चुअली काफी बार ऐसा काम हो जाता है ना कि नहीं अटेंड कर पाते, तो वो पीवाईक्यू फिर वो रह ही जाता है। काफी बार ऐसा हो जाता है, जैसे अभी भी मुझे थोड़ा गैप आ जाएगा, कहीं बाहर जाना है, 10 दिन का गैप आ जाएगा। हम्म। हाँ जी तो सर, ऐसे मुझे भी नहीं मिली मंडे की तो रिकॉर्डिंग, मैं भी थोड़ा सा देखना चाह रही सर थी कि अगर वो क्वेश्चन कौन अरेंज हो से जाएगा पूछे। तो इजी हो जाएगा, क्योंकि सबको ही प्रॉब्लम होगी। और भी काफी लोग तो ऑनलाइन वो ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं लाइव, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो सर वो प्लीज रिकॉर्डिंग। रखेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। जी सर, थैंक हाँ। यू सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है जी, पूछना है कुछ। सर हाँ जी सर, मैंने पीवाईक्यू करे थे जैसे आपने बताया ना अभी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कुछ तो बताइए। जी बस 10 क्वेश्चन है, 10 है आवाज ब्रेक हो रही है जी आपकी। तो आवाज ब्रेक हो रही है केशव, थोड़ा सा नेटवर्क में आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आ रही है आप सर, अक्षय की सर नहीं आ आप रही। आपकी तो आ रही है सर। आप चैट में मैसेज डाल दीजिए केशव, जो भी पूछना चाह रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अक्षय पूछ रहा है। अच्छा, अक्षय। हाँ अक्षय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट में मैसेज डाल दीजिए। सर अब आ रही है। हाँ जी, बताओ। बोल ही नहीं रहे हैं या आवाज नहीं आ रही है? आप मैसेज कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, आप पूछना है। नो सर। ठीक है जी, तो नो इतना ही सर। रखते हैं आज का। बाकी कल करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। ओम सर।